नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी साथियों को। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों, आप सभी मित्रों, आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और इस टाइम की जो हमारी क्लास होती है आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो जीके जीएस की क्लास होती है, वो हमारी क्लास स्टार्ट शुरू हो चुकी है। तो आप सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और ऑनलाइन आकर के अपनी क्लास को जो है विधिवत लेंगे। क्लासेज हैं हमारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज चल रही हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आपकी 3 बजे जो है जीएस की क्लास होती है, 5 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है और शाम को 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। सभी क्लासेज जो है आपकी प्रॉपर डेली चल रही हैं। ये तीनों ही क्लासें आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिससे कि आप सभी साथी जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत से हमारे साथी फॉर्म भी फिल कर चुके होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वाला जो फॉर्म है वो आपको 14 तारीख से स्टार्ट। ठीक है, समय को वेस्ट न करते हुए देखेंगे आज की हमारी क्लास क्या है। आज की जो हमारी क्लास है बाहर जाने की वजह से आपको लाइव नहीं मिल पा रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कल से आपको फिर से जो है प्रॉपर आपको लाइव क्लास 3 बजे से आपको मिलेगी। हमें उम्मीद है कि लाइव न होने के बावजूद भी आप सभी साथी वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना लाइव में देंगे। तो देखेंगे कि आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो कौन से हैं और क्या उनके जवाब होंगे, कैसे प्रश्न, क्या चीज़ है। चलिए, देखिए पहला आपका सवाल है, जब एक बस का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका, बैग नहीं है ये वेग लिखा हुआ है, जब एक बस का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका त्वरण दोगुना हो जाता है क्या, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होती है। आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा जो है आपका सब जवाब जो है बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है आपका जो संवेग होता है, क्या होता है संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग। इसलिए जब भी हम वेग को दो गुना करेंगे, क्या करेंगे, वेग को अगर दो गुना कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो संवेग है वो दो गुना, क्या हो जाएगा, संवेग दो गुना, क्या हो जाता है, संवेग जो है वो दो गुना हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, यानी कि जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है मानव, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। जैसे आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, यानी कि इसमें जो है मानव जो ऊर्जा प्रयुक्त करता है वो कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त करता है, आपको ये बताना है। स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त करता है, विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त करता है, मतलब आप किसी प्लग से टच लगा दिए जाते हो और आप स्टार्ट हो जाते हैं, रासायनिक ऊर्जा, या फिर नाभिकीय। तो अगर यहाँ बात करेंगे तो हम कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि मानव जो है कार्य करने में शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है, वो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न आपका, डायलेक्सिया संबंधित है, यह एक तरह की बीमारी होती है डायलेक्सिया, डिसलेक्सिया, कई प्रकार के होते हैं। तो जो डायलेक्सिया है वो किससे संबंधित है, ये आपका बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी है, या फिर वृद्ध की बीमारी से, ये आपको बताना है किससे संबंधित। तो अगर बात करेंगे जो डायलेक्सिया है ये आपका संबंधित है किससे, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, यानी कि जो बेमेल अक्षर होते हैं अगर उनको आप पढ़ने में आपको कठिनाई आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, डायलेक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला देखिए, नैनार किससे संबंधित थे? जो नैनार आपने जो आपके भागवत जो आपके संप्रदाय है उसमें से है, आते हैं वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, भागवत संप्रदाय। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो नैनार थे वो किस संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। देखो, जो वैष्णव संप्रदाय थे वो विष्णु जी के भक्त थे, जो शैव संप्रदाय थे वो शिव के भक्त थे, जैन संप्रदाय आपको पता ही है, ठीक है। और भागवत संप्रदाय। तो जो नैनार थे वो किससे संबंधित थे? तो वे संबंधित थे आपके वैष्णव किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से आपके क्या थे? नैनार जो थे वो नहीं, गलत हो गया। नैनार वैष्णव से नहीं, नैनार जो आपके संबंधित थे वो थे आपके शैव संप्रदाय वाले थे, उनको क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। नयनार किससे संबंधित थे? तो नयनार जो है आपके किससे संबंधित हो गए? आपके वैष्णव संप्रदाय। और ये जो संप्रदाय थे ये उस समय पे कहाँ पे थे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। अब ये जो आपके, फिर से देखो, हमने वैष्णव संप्रदाय के शैव संप्रदाय, कौन सा हो जाएगा आपका? शैव संप्रदाय, ठीक है। शैव संप्रदाय में इनके जो ये इस नैनार जो संत होते थे वो भगवान शिव, इसकी शिव जी की उपासना, शिव की उपासना, शिव की उपासना, ठीक। ये भी आपको यहाँ से याद रखना। अगला देखिएगा, खजुराहो मंदिर किसके काल में बनवाए? जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किसके काल में बनवाए? चोल, पल्लव, चंदेल या फिर कुषाण? ये आपको, खजुराहो मंदिर है वो किसके काल में बनवाए? चोल, पल्लव, चंदेल या फिर कुषाण? बताइए। अगर आपको बात करें जो आपके चंदेल, कौन से थे? चंदेल, ये इनके काल में बनवाए गए थे क्या? खजुराहो मंदिर। और वो समय था 10वीं 12वीं सदी, 10वीं से 10वीं सदी से 12वीं सदी, 10वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य क्या बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे। और उस समय पे जो चंदेल शासक थे उनका शासन क्या था? चंदेल शासक थे, चंदेल शासकों का शासन था। ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? जो मैंग्रोव, अब देखिए मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ के उद्यान को, मानव निर्मित वन को, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन या फिर एक प्रकार का पशु। तो मैंग्रोव है, आपने सुना होगा मैंग्रोव वनस्पति, क्या सुना होगा? मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। तो ये एक तरीके की वनस्पति है। आम के पेड़ का उद्यान ये नहीं है, मानव निर्मित वन नहीं है, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन, ठीक है। तो ये जो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पशु। मैंग्रोव जो है, जो बड़ी बड़ी झाड़ियां, बड़े बड़े आपके एक तरीके के वन टाइप के होते हैं, ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाई जाती है मैंग्रोव वन। अभी आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें जिसकी भारत का जो है वनाच्छादन कितना है, तो उसमें जो आपका मैंग्रोव वनस्पति थी इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जो मैंग्रोव वन है वो आपके क्या है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। चलिए, अगला देखिएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है बहुत ही आपका यह कंफ्यूजिंग प्रश्न है। कोलकाता, चेन्नई, आगरा या फिर कानपुर। जितने भी उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हैं वो पक्का इस प्रश्न को गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगरा या फिर कानपुर, क्योंकि आगरा और कानपुर भी क्या है, चमड़े के लिए फेमस है। लेकिन अगर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है चेन्नई में। कहाँ पर है? ये आपका है चेन्नई में। इसका ना ही आगरा सही जवाब है और ना ही आपका कानपुर इसका सही जवाब है। तो ये भी यहाँ से आपको ये वाला प्रश्न है, इसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात की जाएगी तो वो आपका चेन्नई में स्थित होगा, ना कि आगरा में या फिर कानपुर। ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका कटक में स्थित है। कहाँ पर? कटक में। और कटक कहाँ पर है? कटक है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? कटक है आपका उड़ीसा में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका है मनीला। कहाँ पर है? मनीला। ठीक है, ये भी आपको याद है। ये कहाँ पर है आपका? मनीला। आपका जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो आपका कटक उड़ीसा में है, और जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? मनीला। चलिए अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में या फिर सुरमा घाटी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जो जैव विविधता है ये सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पर? आपका साइलेंट। कहाँ पर? साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में। और ये जो साइलेंट घाटी है यानी कि जो शांत घाटी है ये आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, केरल का एक जिला है और इस दो जिले का नाम क्या है? पलक्कड़। क्या नाम है? पलक्कड़। और अगर बात करें जो शांत घाटी किस पहाड़ी पर है तो ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी में स्थित। यहाँ पे जो है आपका भारत की सबसे अधिक जैव विविधता। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे 9 प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला सही जवाब है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर गंध। एग्जामिनर का पूछना है आपसे, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि जितने भी अम्ल क्या है, जितने भी अम्ल हैं उनमें कौन सा एक तत्व है जो पहले तो सबसे अधिक है, और जब अधिक है यानी कि वो सबसे समान, यानी कि वह तत्व जो है सभी अम्लों में सबसे अधिक हो। ये आपसे वो कौन सा तत्व है? वो आपका तत्व हो जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होगा। जो हाइड्रोजन होता है वो सभी तत्वों में पहले तो सबसे अधिक होता है और क्या होता है? समान होता है, यानी कि सब में पाया जाने वाला है। ऐसा तत्व कौन सा है आपका? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे अगर तत्वों की बात करें तो जैसे आप HCl है और HNO3 है। क्या है? HNO3 है। H2SO4 है। अब अगर आप इसमें देखोगे सब में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखोगे। अगला है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरा थोड़ा ठंडा होगा, कमरे का तापमान गिर जाएगा, तापमान प्रभावित नहीं होगा, या फिर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ये यानी कि अगर आपका फ्रिज जो है वो रूम में बंद कमरे में चल रहा है और आप सोचो कि इसका गेट दरवाजा खोल दे तो हमारा पूरा जो रूम है वो ठंडा हो जाए और हम आराम से सो जाएंगे, तो क्या होगा ये आपको बताना है। कमरा ठंडा होगा,
कमरे का तापमान गिरेगा, कमरा मतलब न ठंडा होगा ना गर्म होगा, या फिर कमरा धीरे धीरे गर्म होगा? तो इसका जवाब है कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो। ठीक है, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि एसी जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो आपका वही उसके अंदर ही रखा हुआ है। कमरा गर्म तब नहीं हो, कमरा अच्छा जब आपका एसी लगा होता है तो उसका आउटडोर क्या होता है, बाहर होता है, सिर्फ उसका इनलेट जो है वो आपके कमरे में क्या करता है, आपको ठंडी हवा देता है, इसलिए जो कमरा ठंडा होता है। अब फ्रिज आप उसी में खोल देंगे तो क्या होगा, कमरा आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा पे, कावेरी पे, महानदी पे, या फिर गोदावरी? तो अगर नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जाए तो ये आपकी बनाई गई है कहाँ पर, ये आपकी बनाई गई है कृष्णा नदी। इस पर बनाई गई है कृष्णा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, और ये है कहाँ पर, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद। हैदराबाद, कहाँ पे, हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना। ठीक, यानी कि तेलंगाना में हैदराबाद, हैदराबाद में जो है आपकी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित। ठीक, अगला देखिएगा। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, साबरमती, कावेरी, या फिर कृष्णा? तो अगर बात करें, जो सरदार सरोवर आपका बांध है ये आपका पहले तो मिलता कहाँ पर, ये है आपका गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में। ठीक, और किस नदी पर है, तो ये नदी है आपकी नर्मदा। कौन सा नदी, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और ये जो आपका गुजरात और राजस्थान वगैरह में होती हुई जाती है नदी। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है, गुजरात में स्थित है, ये भी आपको याद। अगला, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर फखरुद्दीन अली। तो अगर बात करें कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपका कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए देखिए, दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती, तो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली दो नदियां कौन सी? अगर बात करें अमरकंटक की पहाड़ी से, तो यहां से दो नहीं, यहां से नदियां निकलती हैं तीन। यहाँ से कौन सी नदी, कितनी नदियां निकलती हैं, तीन नदियां। पहला है आपका नर्मदा, नर्मदा। दूसरा है आपका सोन, सोन। और तीसरी आपकी महानदी, महानदी। नर्मदा, सोन और जो महानदी आपकी तीन नदियां हैं ये कहाँ निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब बात यह है जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम, पश्चिम की ओर इसका बहाव है। ठीक है, और जो सोन नदी है ये आपकी कहाँ जाती है, ये आपकी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, और ये जो सोन नदी है ये उत्तर दिशा में बहते हुए पटना में क्या होता है, अब पटना में कहा मिल जाती है, गंगा जी में। उत्तर में बहती है, पटना में आकर के पटना में गंगा से मिलती है, इससे मिलती है, पटना में ये जो नदी है आपकी गंगा से मिलती है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे महानदी तो आपका ऑप्शन दिए नहीं, तो नर्मदा और सोन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां से तीन नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। नर्मदा हमने आपको बताया था कल या परसों की क्लास में
ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो आपको याद रखना है, अमरकंटक की पहाड़ से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। सोन आपकी उत्तर में बहती है और पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। चलिए अगला देखिए, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, ये आपको, थायरोक्सिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर इंसुलिन। तो आपको पता होगा जो हमारे शरीर में बीटा कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं? बीटा कोशिकाएं होती हैं। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वहां से वो क्या करती है, वहां से निकलता है इंसुलिन। और जब इंसुलिन नहीं निकलता है तब क्या होता है कि व्यक्ति को जो मधुमेह रोग है वो बढ़ जाता है। इसीलिए उसे ऊपर से क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, ताकि जो हमारे शरीर में बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन नहीं जनरेट कर पा रही, नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। तो हमें क्या होता है, व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन देना होता है, जिससे कि उसका जो मधुमेह रोग है वो क्या होता है, उसको कम किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? कौन फैजी किसके दरबार में था, ये आपको बताना है। और जो आपका जो बीटा कोशिका होती है, यानी जो इंसुलिन होता है, वो पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज से स्रावित। ये भी आपको याद रखना है। और उसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वहां से। जो फैजी था ये किसके दरबार में था? तो ये थे आपके अकबर के दरबारी कवि थे। ये अकबर के दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे आपके कौन? फैजी। और ये किसके समय में थे? अकबर के समय में। ठीक, इन्होंने जो है क्या किया था, बहुत सारे कई सारे ग्रंथों का जो है उर्दू में यानी कि फारसी में अनुवाद किया था। जैसे आपका लीलावती, लीलावती, महाभारत, महाभारत। ठीक, तो इन्होंने जो है क्या किया था, लीलावती, महाभारत, इनका जो फारसी में अनुवाद किया था फैजी। ठीक है, और अकबर ने फैजी के ही अधीन एक क्या की थी, एक इन्होंने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसकी अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। किसके अंतर्गत की थी, मतलब किसकी जिम्मेवारी में की थी? तो वो थे फैजी, यानी कि फैजी के अंतर्गत इन्होंने क्या की थी, एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की। अगला देखिएगा, अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? अकबर ने जो था आपका सिखों के चौथे गुरु, सिखों के चौथे गुरु, फोर्थ गुरु, कौन से? चौथे गुरु रामदास। इनका नाम क्या था? रामदास। रामदास को अगर समय की बात करेंगे तो ये वही था 1574 से 81 के मध्य, 1574 से 81 के मध्य। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ये जो रामदास जी थे इनसे प्रभावित हुए। और कौन? अकबर प्रभावित हुए। और इन्होंने क्या किया कि इनको जमीन दे दी। कितनी दे दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। अब इसमें था क्या, इसमें दरअसल एक तालाब, एक प्राकृतिक तालाब, क्या था? प्राकृतिक तालाब था। और उसके बाद में क्या हुआ, यहीं पे जो आप सुनते हैं अमृतसर मंदिर, तो वहीं पे क्या हुआ था, एक आपका शहर बस गया। और वो कौन सा था? अमृतसर। क्या था? अमृतसर। ये आपको याद रखना। तो अकबर ने किसे दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास को दी थी। 500 बीघा जमीन, वहीं पे क्या है वर्तमान में, वहीं पे आपका अमृतसर शहर बसा। क्या है? वहीं पे आपका अमृतसर शहर है वो बसा। अगला देखिएगा, कोयला किस चट्टान में पाया जाता? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, कायांतरित चट्टान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अभी हमने 1 से 2
क्लास पहले आपको जब चट्टाने बताई थी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, तो हमने आपको बताया था जो कोयला है वो आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टान। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, या फिर आपका राजस्थान में? तो अगर जिप्सम और चांदी के अयस्क की बात करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे मिलता है? आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला है क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया? दिसंबर 1942, अगस्त 1945, मार्च 1942, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताओ। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो। तो अगर बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, तो ये आपका आया था मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में आया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जो है इस मिशन को क्या कहा था? दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक भी कहा था, यानी कि आउटडेटेड चेक कहा था। किसने? गांधी जी। क्या कहा था? कि एक ऐसा बैंक है, ये जो मिशन है, जो पहले तो दिवालिया होने वाला है और उसका भी आउटडेटेड चेक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला है दूरदृष्टि वाली आंख में क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका रेटिना के सामने प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं, अभिषेक ने लिखा है, अभिसरित लिखा है। ठीक है, या फिर प्रकाश किरणें फोबिया में अभिसरित होती हैं, कार्निया खराब होती है, या फिर इनमें से कोई? तो जिसे भी दूरदृष्टि दोष होता है उसको क्या होता है? प्रकाश किरणें जो है उसकी फोबिया पर अभिसरित होती हैं, जबकि प्रकाश किरणें जो है फोबिया पे अभिसरित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसे क्या है? दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां से बिल्कुल सही जवाब। अगला है एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह जो है किस रोग से पीड़ित है? अविंदुकता, निकट दृष्टि दोष, या फिर दूरदृष्टि? तो देखिए, जब आप पास की बात चीज को नहीं देख पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब आप दूर की दृष्टि को नहीं दूर की वस्तु को नहीं देख पाते तो हम उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर यानी कि पास की वस्तु की बात की गई। जब पास की वस्तु की बात की गई है तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? दूरदृष्टि योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि योग हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखेंगे, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला दोनों है, या फिर इनमें से कोई? तो अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे तो वो है आपका कठोर और लचीला दोनों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर एक एग्जाम्पल बात करें जाए, 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं भारत में। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। पहला, आप जितने भी सदस्य हैं संसद में या किसी भी सदन में, उसमें से 1/2 + 1 जिधर हो जाएगा, यानी कि 51 जिधर हो जाएंगे, 51%, वो उधर आपका मतदान क्या होगा? जीत जाएंगे, यानी कि उनकी जो है बात मानी जाएगी। और दूसरे प्रकार का आपका संशोधन कौन सा होता है? जिसमें आपका 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 1/2 बहुमत, 2/3 बहुमत। और एक और आपका एक और तरीके से आपका संशोधन होता है जिसमें 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी, यानी कि 2/3 आपका बहुमत हो गया, और उनमें जो है राज्यों की मंजूरी चाहिए होती है। ऐसे जो आपके संविधान संशोधन है वो बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए क्या कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला, यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला जो संविधान है वो हमारे भारत देश का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही है। अगला है किस वर्ष में राष्ट्रगान को भारत ने अपनाया? किस वर्ष राष्ट्रगान को भारत ने अपनाया था? ये आपको बताओ। ठीक है, चलिए बताइए। तो जो राष्ट्रगान है वो हमारा अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। और अगर बात करें जो संपूर्ण राष्ट्रगान, उसे गाने में कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड। कितने? 52 सेकंड। अगला देखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर मीरा कुमार। तो अगर बात करें कौन थी, तो वो आपकी थी मीरा। कौन थी? मीरा कुमार। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा में आपकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनाई। अगला, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर आपका ये त्याग पत्र किसे देगा, तो ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति। इसको देता है राष्ट्रपति। यहाँ तक कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति जी को ही देते हैं। अगला देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने, जॉनसन ने, यहाँ पे क्रिक लिखा, क्रिक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करेंगे डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था आपका कार्नबर्ग। किसने किया था? कार्नबर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही है। अगला है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है नाटिकल मील, प्रकाश वर्ष, एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, नाटिकल मील जो है वो समुद्र की दूरी है, समुद्र। ठीक है। अब जो प्रकाश वर्ष है ये यहाँ से आपका सही 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 हो। अब प्रकाश वर्ष को और क्या कहते हैं? नूरी, नूरी साल। क्या कहते हैं? नूरी साल भी, यानी कि नूरी वर्ष भी कहा जाता है किसको? प्रकाश वर्ष को। तो ये भी आपको यहाँ से बिल्कुल याद है। अगला देखेंगे, पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में या फिर उत्तर? ये आपको बताना है। पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता? तो अगर पंचमार्ग सिक्के की बात करेंगे तो ये चलता था आपका मौर्य शासन। ठीक है, मौर्य काल में आपका जो है पंचमार्ग सिक्का चलता। ठीक है, तो हमारे जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सभी साथी लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे आप क्या है आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलते रहेंगे। और आप सभी साथी जो है वीडियो के लिंक को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने आपके जो भी ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं, उसमें बिल्कुल शेयर करेंगे। और तो फिर मिलेंगे आप कल अपनी अगली क्लास में। और जो क्लास हमारी लाइव होगी, आज की क्लास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो कल की क्लास होगी हमारी लाइव होगी, तो उसमें बिल्कुल सभी लोग 3 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ ही। और शाम की रीजनिंग की क्लास है वो आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे।